नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से प्रारंभ कर रहा हूं EMRS PGT। EMRS PGT की लेक्चर्स आज से प्रारंभ हो रही है, क्लास आज से प्रारंभ हो रही है। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे, उन सभी लोग का आग्रह था कि EMRS PGT की भी क्लास करवाई जाए, तो आज से प्रारंभ होगा। और आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम EMRS PGT हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, 100% कंप्लीट करेंगे। EMRS PGT हिस्ट्री के जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी नोट्स होंगे, वो बहुत ही सारगर्भित होंगे, बहुत बोधगम्य होंगे। और यह सब सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। EMRS PGT का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, EMRS PGT का। तो जो भी लोग EMRS PGT के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, वह लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया है, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, शो कर रहा है। यहां पर भी लिख दे रहा हूं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 8318397276। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। EMRS PGT का पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और प्लस इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ओनली 499 रुपए में, केवल 499 रुपए में आपको सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। EMRS PGT हिस्ट्री के पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कराया जाएगा, जहां सारे नोट्स मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ओनली 499। और आप लोग को जानकारी बता दें, अभी हमारा जो कोर्स चल रहा था बिहार स्टेट के लिए चल रहा था, अभी कुछ उसमें बाकी है, वो भी चलेगा पूरी तरह से बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए। और झारखंड PGT का मैंने क्लास करवाया था, वहां बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिला। जो हमारे लेक्चर्स थे, हमारे लेक्चर्स में से ही प्रश्न पत्र में से 90 से 95% प्रश्न सीधे सीधे एंशिएंट वर्ल्ड और मिडवल के सब कुछ हमारे नोट्स से आए हुए थे। और बहुत सारे बच्चों ने इसका प्रशंसा भी किया। तो आप लोग जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहां बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। EMRS PGT क्लास 1 और आज से प्रारंभ हो रहा है। और हम जो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, यह पूरा का पूरा हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, ठीक है। और आप लेक्चर्स देखिएगा और प्लस हैंड रिटन नोट्स का सहारा लीजिएगा, ठीक है। और आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, लेखन कला और शहरी जीवन, यह आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस का यह पहला भाग है, लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। तो आमतौर पर यह लेखन कला और शहरी जीवन जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से की ओर इंगित करता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है यह लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह लेखन कला और शहरी जीवन जो है वह क्लास 11th NCERT का यह चैप्टर है। और उसमें पूरी की पूरी मेसोपोटामिया की कहानी है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे विकसित हुई, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके व्यापार के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में, और विशेष रूप से आधुनिक विश्व को जो लेखन कला मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दिया है वह बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। मेसोपोटामिया है क्या? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? जैसा कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे, तो उसमें मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ तो आपको पता है, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो यहाँ मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो यहाँ देखिए, यह शब्द यूनानी भाषा की, यह शब्द जो है मेसोपोटामिया, यह यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमोस, यानी मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य। मेसोस का मतलब मध्य, और पोटेमोस का मतलब नदी से मिलकर बना है। मतलब जो मध्य का हिस्सा है, जो मध्य का हिस्सा है वह नदियों से मिलकर बना है। मतलब दो नदियों के बीच का यह क्षेत्र है, यह दोआब है मेसोपोटामिया, ठीक है। मतलब मेसोस मतलब मध्य और पोटेमोस मतलब नदी से मिलकर बना, मतलब मध्य का हिस्सा नदी से मिलकर बना है। तो मध्य का हिस्सा नदी से मिलकर कैसे बनेगा? जब दोनों ओर से नदियां बहेंगी। तो मेसोपोटामिया भी वह जगह था जहां दजला और फरात नदियां
मिलकर बहती थी। ठीक है, यहाँ मेसोपोटामिया था और यहाँ दजला और फरात नदियां मिलकर बहती थी। तो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती की ओर इंगित करता है। क्या है मेसोपोटामिया, इसे देखेंगे तो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। ठीक है, यह मेसोपोटामिया जो है आधुनिक विश्व में यह मेसोपोटामिया कहाँ है, तो यह इराक गणराज्य का हिस्सा है। मतलब जहां आज इराक देखते हैं, ईरान के बगल में इराक है, आप जानते हैं भारत के पश्चिम पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के पश्चिम ईरान और ईरान के जो पश्चिम है वह है इराक। तो आज जो इराक हम लोग देख रहे हैं वह बहुत पहले वहां मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, शहरी जीवन का प्रारंभ इसी सभ्यता से होता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को यह मतभेद हो सकता है कि शहरी जीवन के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत शहरी जीवन के लिए जानी जाती है, एकदम उन्नत शहरी जीवन। और यहाँ शहरी सभ्यता का विकास हुआ था हल्का फुल्का मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से तो शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ था, लेकिन आधुनिक जो हमारा मॉडर्न सिटी है वैसी मॉडर्न सिटी, मतलब बस यही बिजली आदि की व्यवस्था नहीं रही होगी, बिजली कार मोटर नहीं रहे होंगे, नहीं तो बाकी सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरी जीवन था उन्नत शहरी जीवन था, लेकिन यहाँ मेसोपोटामिया से शहरी जीवन के प्रारंभ के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया से शहरी जीवन का प्रारंभ इसी सभ्यता से माना जाता है, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। अब आधुनिक विश्व को मेसोपोटामिया का योगदान क्या है, तो शहरी जीवन का प्रारंभ यहाँ से हुआ हल्का फुल्का। और मेसोपोटामिया का जो सबसे बड़ा योगदान जिस पर यह पूरा का पूरा यूनिट है वह है लेखन कला। सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह लेखन कला के लिए जानी जाती थी। तो विशाल समृद्ध साहित्य था इसके पास, गणित और खगोल विद्या के लिए यह प्रसिद्ध था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की भाषा क्या है, मेसोपोटामिया में जो साहित्य लिखे गए हैं, जो लेखन कला विकसित हुई है वह किस भाषा में है, तो इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा को, मेसोपोटामिया में सबसे पहले किस भाषा को अपनाया गया था, सुमेरियन भाषा। देखिए सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता वह एक ही ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो इस भाषा में सबसे पहले जो इस सभ्यता में भाषा अपनाई गई वह सुमेरियन भाषा को अपनाया गया। उसके बाद अक्कडी भाषा बना और सबसे बाद में आरमाइक भाषा बना। अरे जिस आरमाइक भाषा में अशोक के कुछ अभिलेख मिलते हैं, आरमाइक भाषा में आप जानते हैं कि पश्चिमोत्तर की तरफ अफगानिस्तान में जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं वह आरमाइक भाषा में ही मिले हैं। तो मेसोपोटामिया की जो शुरुआती भाषा थी वह सुमेरियन भाषा थी, और उसके बाद कुछ हजार वर्षों बाद अक्कडी भाषा बनी, और सबसे बाद में जो मेसोपोटामिया की भाषा बनी वह थी आरमाइक भाषा। ठीक है, 1400 बीसी में आरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। अब यह बता रहा है कि 1400 बीसी मतलब ईसा मसीह के 1400 साल पहले आरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब जिस समय ऋग्वैदिक काल चल रहा था भारत में, ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ हो रहा था, उस समय वहां पर आरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ, मतलब आरमाइक भाषा फलने फूलने लगी। ठीक है, जो आरमाइक भाषा होती है यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। आज भी हिब्रू भाषा बोला जाता है कई जगह। ठीक है, यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है आरमाइक भाषा। 1000 बीसी के बाद यह व्यापक प्रयोग होने लगा। क्या, आरमाइक भाषा व्यापक इसका प्रयोग होने लगा। आज भी इराक के कुछ हिस्सों में यह भाषा बोली जाती है, आरमाइक भाषा। ठीक है, ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में आप जानते कैसे हैं, क्या क्या स्रोत हैं जिससे इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी इकट्ठा होती है। तो इमारतें, जो मेसोपोटामिया से इमारतें मिली हैं उससे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों के बारे में, मूर्तियों से मिलती हैं, कब्रों से मिलती हैं, आभूषणों से मिलती हैं, औजारों से मिलती हैं, मुद्राएं आदि से मिलती हैं, और मिट्टी की पट्टिकाओं से मिलती हैं एवं लिखित दस्तावेज से। मिट्टी की पट्टिकाएं यह सबसे बड़ा देन है मेसोपोटामिया की सभ्यता का। और मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेख लिखे जाते थे, और यह ऐतिहासिक जानकारी के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। मिट्टी की पट्टिकाएं का मतलब क्या है कि गीली मिट्टी
का एक पट्टिका बनाया जाता था, मतलब गीली मिट्टी की एक पतली चादर, मतलब पट्टिका में समझ लेते हैं, गीली मिट्टी की समझिए यह पट्टिका बना दी गई, ठीक है, गीली मिट्टी की, और इस पर सरकंडे से, बांस आदि के सरकंडे से उस पर लिखा जाता था, लेख लिखा जाता था गीली मिट्टी की पट्टी पर ही। और उसके बाद लेख लिखने के बाद उसको क्या किया जाता था, धूप में सुखा दिया जाता था, या फिर आग में सुखा दिया जाता था, मतलब आग में उसको पका कर दिया जाता था, ठीक है, जिससे क्या होता था, ये लेख उभर कर आ जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये दस्तावेज हजारों वर्षों तक सुरक्षित हो रहते थे। तो यह सब मिट्टी की पट्टिकाएं जो हैं ऐतिहासिक जानकारी की सबसे बड़ी स्रोत मानी गई हैं। जैसे कुम्हार लोग क्या करते हैं, कुम्हार लोग कच्ची मिट्टी के बर्तन पर कोई डिजाइन बना देते हैं और उसके बाद आग में उसे पका देते हैं, तो वह डिजाइन रहती है ना, उसी तरह से ये समझिए। मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी वह क्या थी। तो मेसोपोटामिया के बारे में हमने बताया कि यह जो क्षेत्र है वह इराक गणराज्य का हिस्सा था, इराक गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था मेसोपोटामिया, ठीक है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर, अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यह आपका मेसोपोटामिया है, ठीक है, यह आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो यह इराक गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, ये जो मान लीजिए दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग जो है इसको क्या कहा जाता था, सुमेर कहा जाता था, सुमेर। दक्षिणी भाग को सुमेर या अक्कड़ कहा जाता था, और बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। पहले इसे क्या कहा गया, सुमेर कहा गया, सुमेर या अक्कड़ कहा गया, ठीक है, और बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता का दक्षिणी भाग बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और जो उत्तरी भाग था इस पर असीरिया के जो लोग थे वह कब्जा कर लिए थे, असीरिया के लोग कब्जा कर लिए थे, असीरियाई लोग कब्जा कर लिए थे, इसीलिए इस भाग को असीरिया कहा जाने लगा। मतलब मेसोपोटामिया दो भाग में डिवाइड हो गया था। दक्षिणी भाग को सुमेर वाला जो हिस्सा था वह बेबीलोनिया, और उत्तरी भाग जो को क्या कहने लगा, असीरिया। यह आपका असीरिया था, यह आपका असीरिया बन गया, और यह आपका क्या बना, बेबीलोनिया। इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता दो भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। उत्तरी भाग में असीरियाइयों को कब्जा होने के बाद इसे असीरिया कहा जाने लगा। आइए इसे, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यह सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग लेना चाहें आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। केवल 499 रुपये में सारे के सारे नोट्स EMRS PGT के मिलेंगे। और यह भी बात को बता दो कि हमारे नोट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा, यह बात जान लीजिए। 90 से 95% प्रश्न, 90% मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा मान कर चलिए ये सारे यहाँ से नोट्स से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि आपको कि उत्तरी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा, और जो दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया और उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जे के बाद इसे असीरिया कहा जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण, अब जो मेसोपोटामिया है इस सभ्यता में नगरों का निर्माण कब हुआ, 3000 BC में, 3000 BC में, मतलब 3000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के 3000 साल पहले यहाँ नगरों का निर्माण होने लगा। कुछ प्रमुख नगर बने, उरूक, उर और मारी, यह तीन बड़े नगर प्रसिद्ध थे। उरूक, उर और मारी, यह तीन बड़े नगर बने थे 3000 BC में, ठीक है। यहाँ स्टेपी घास का मैदान है, कहाँ, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में क्या था, स्टेपी घास का मैदान है। अतः कृषि के साथ, भाई मैदान तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी थे स्टेपी घास के मैदान, और अभी भी घास के मैदान हैं भाई, वह गायब थोड़ी हो जाएंगे। जैसे हिमालय हजारों साल पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। उसी तरह से स्टेपी घास का जो मैदान है यह आपका एशिया यूरोप में मिलता है। जो लोग भूगोल पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो मेसोपोटामिया की जो धरती थी वो स्टेपी घास के मैदान के लिए जानी जाती थी। अतः स्टेपी घास के मैदान होने की वजह के कारण यहाँ पर कृषि के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। अब घास का मैदान है तो कृषि अच्छी होती थी, और उसके बाद घास उगता था तो वहाँ पर पशुपालन का भी विकास हुआ था। यहाँ औजार बनाने के लिए, यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, कि मेसोपोटामिया में उपजाऊ धरती थी, उपजाऊ भूमि थी, कृषि का पर्याप्त विकास हुआ था, पशुपालन का भी विकास हुआ था। लेकिन मेसोपोटामिया में उद्योग धंधे के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह नहीं थी, मतलब धातुओं की कमी थी। सोना, चांदी आदि या कांसा, पीतल, जस्ता
यह सब धातुओं का अभाव था मेसोपोटामिया में, इसीलिए वह इन सब चीज़ों के लिए वह व्यापार पर निर्भर रहते थे और आयात करते थे इन सब चीज़ों का। तो देखिए मेसोपोटामिया में औजार बनाने के लिए कांसा का प्रयोग होता था। औजार बनाने के लिए कांसा का प्रयोग होता था, यह समझ लीजिएगा। जो भी औजार बनाए जाते थे मेसोपोटामिया में वह कांसे की बनाए जाते थे। उरूक नगर में, अब जैसा कि हमने बताया कि 3 नगर प्रसिद्ध थे, उरूक, उर और मारी, यह 3 बड़े नगर थे, उरूक, उर, मारी। ठीक है, तो उरूक नगर में एक चीज मिला है, बहुत ही अच्छी चीज मिली है। जिस तरह से आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसी तरह मेसोपोटामिया के उरूक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है। मतलब एक स्त्री का शीर्ष मतलब उसका सर, शीर्ष मतलब क्या होता है, ऊपरी हिस्सा, उसका सर मिला है। एक स्त्री का क्या मिला है, सर मिला है। ठीक है, जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। तो मतलब यह जो सर है यह सही में सर नहीं है, यह सफेद संगमरमर का सर है, मतलब एक स्त्री का। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया है पुरातत्ववेत्ताओं ने, वाका शीर्ष, इसे वाका शीर्ष कहा गया है। ठीक है, वाका शीर्ष, एक सर मिला है स्त्री का, इसे वाका शीर्ष कहा गया है और यह सफेद संगमरमर का बना हुआ था। ठीक है, और मेसोपोटामिया में जो औजार बनाए जाते थे वो कांसे के बनाए जाते थे। श्रम विभाजन एक सामाजिक श्रम विभाजन, देखिए मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन भी था, सिर्फ हमारे वहाँ श्रम विभाजन नहीं था। बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी, श्रम विभाजन था, तो भाई मेसोपोटामिया में भी श्रम विभाजन था। तो देखिए श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। तो श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन जो हुआ करते थे वह शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। मतलब कई सारे लोग अलग अलग श्रम किया करते थे, अलग अलग सामाजिक संगठन भी था सब लोगों का, और वह अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे। ठीक है, यह खाद्य संसाधन में तो समृद्ध थे, जैसा कि हमने बताया कि मेसोपोटामिया में कृषि और पशुपालन का विकास तो हुआ था, खाद्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, अच्छी उपज होती थी खेतों में। ठीक है, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन में तो समृद्ध थे मेसोपोटामिया के लोग, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। अब यह कहाँ से मंगाते थे खनिज संसाधन, तुर्की से, बगल में यही ईरान था, ईरान से मंगाते थे, और खाड़ी देशों से मतलब अरब आदि के देशों से यह मंगाते थे खनिज। ठीक है, कांसा मंगाते थे, तो कांसे से क्या बना देते थे, वह औजार बनाया करते थे। ठीक है, कांसा किस किन धातुओं से मिलकर बनता है बताएं, तांबा और टीन। तांबा और टीन को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, कांसा बनता है। तो कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन का भी आयात करते थे। ठीक है, मतलब धातुओं के लिए वो पूरी तरह से आश्रित थे। ठीक है, अब मेसोपोटामिया के बारे में है कि यहाँ पे व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। भाई व्यापार तो होता था और व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था भी अच्छी थी। भाई मेसोपोटामिया जो था वहाँ समुद्र भी था, मतलब जानते हैं कि एक किनारे समुद्र था, और उसी के सहारे वह किससे व्यापार करते थे, खाड़ी देशों के साथ व्यापार करते थे। तो यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी और जल मार्ग परिवहन का सबसे अच्छा साधन था। तो जल मार्ग द्वारा फरात नदी, तो आप जानते हैं मेसोपोटामिया में 2 नदियां थी, दजला और फरात, और दजला और फरात के दुआब में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो जल मार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग में के रूप में प्रसिद्ध थी। तो विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी, मतलब फरात नदी का जो जलमार्ग था, फरात नदी का जो जलमार्ग था वह विश्व के तमाम सभ्यता वालों के लिए एक अच्छा मार्ग था। ठीक है, वहां से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था। जिस तरह से जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर बहुत ही चर्चित नहर है और आयात निर्यात उस रास्ते होता है, बहुत ही ज्यादा व्यस्त मार्ग है। उसी तरह से फरात नदी भी एक व्यस्त जल मार्ग था। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, देखिए मेसोपोटामिया की जो शहरी अर्थव्यवस्था थी उसमें हिसाब किताब करना, लेन देन आदि करने के लिए लेखन कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो लेखन कला का बहुत ही अच्छा विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। आगे हम बताएंगे, देखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह सब सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा। और जिनको भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 499 रुपये में सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये हमारा PGT हिस्ट्री। ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।